नमस्कार, मैं रवि। आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं पायरिया रोग के बारे में, जो कि एक प्रोटोजोनल डिसीज है, अर्थात प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। गाइज, अब तक आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रोटोजोआ से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं। तो हेडिंग लगा लीजिए पायरिया। हेडिंग क्या लगानी है भैया? पायरिया। पायरिया, ये पायरिया की स्पेलिंग है भैया, ध्यान से। हिंदी में लिखा जाता है बेटा इसे कुछ इस तरीके से, पायरिया। तो पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जो पायरिया है बेटा, ये एक प्रोटोजोनल डिसीज है, अर्थात प्रोटोजोआ जनित रोग है। हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसा रोग है जो प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे कि ये प्रोटोजोनल डिसीज है। ये भैया प्रोटोजोनल क्या है? डिसीज, अर्थात प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ जनित रोग क्या होता है भैया? तो ये ऐसे रोग होते हैं बेटा जो प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। ऐसे रोग बेटा जो प्रोटोजोआ के कारण होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है प्रोटोजोनल डिसीज। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी? गाइज, आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा रोग एक प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है। जैसे कि मैं आपको लिखता हूं क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। इस प्रकार के प्रश्न गाइज आपसे आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। ऑप्शन क्या क्या होगा बेटा? तो ऑप्शन हो सकता है, एक हो सकता है बेटा पायरिया, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। दूसरा हो सकता है ट्यूबरक्लोसिस। तीसरा हो सकता है भैया चिकन पॉक्स। और चौथा हो सकता है भैया डी नंबर का स्मॉल पॉक्स। अब ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बेटा अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको बताना है बेटा निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। तो गाइज, आप सभी को पता है कि जो टीबी है ये एक बैक्टीरियल डिसीज है। ये एक बैक्टीरियल डिसीज है। ये एक बैक्टीरियल डिसीज है, अर्थात जीवाणु जनित रोग है। यानी कि ऐसा रोग है बेटा जो बैक्टीरिया के कारण होता है। कौन? टीबी। और ये दोनों चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स बेटा वायरस डिसीज है, यानी कि वायरस से होने वाली बीमारी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा पायरिया। तो पायरिया बेटा एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है, जितनी भी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है बेटा, उन सभी बीमारियों के बारे में आपको याद रखना है। इतनी बातें समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देता हूं बेटा। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहली कंडीशन तो बेटा ये बनती है भैया पायरिया से, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। इतनी बात क्लियर है? जितने जितने क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है बेटा, वो सभी कंडीशंस के साथ मैं आपको बता दूंगा। ओके, अब आगे चलते हैं बेटा। पायरिया को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूं। देखिए, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन डिसीज, अर्थात मानव रोग। तो बेटा चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। चैप्टर का नाम है ह्यूमन डिसीज, अर्थात मानव रोग। और भैया मैं आपको बता दूं, इस रोग की यानी कि इस चैप्टर की 42 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज ये 43 नंबर की क्लास है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पिछली 42 क्लासों में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो बेटा हमने बैक्टीरियल डिसीज समाप्त कर लिए है। बैक्टीरियल डिसीज अर्थात जीवाणु जनित रोग हमने बेटा कंप्लीट पढ़ लिए है।
अब बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी होती है? पहली बात तो यह है कि जीवाणु जनित रोग होते क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। ऐसे रोग बेटा जो जीवाणु के कारण पैदा होते हैं, ऐसे रोग जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है बैक्टीरियल डिसीज। बैक्टीरिया से जितने भी क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। जैसे कि बैक्टीरिया की खोज किसने की, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है, बैक्टीरिया में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से नहीं पाए जाते, बैक्टीरिया में जो कोशिका पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, कैसी पाई जाती है। कहने का मतलब जितने भी बैक्टीरिया से क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी होती है, तो जैसे कि टीबी, न्यूमोनिया, टाइफाइड, सिफिलिस, लेप्रोसी, पर्टुसिस, डिप्थीरिया, टिटनस, प्लेग, कोलेरा, ये सभी बेटा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। इन सभी बीमारियों के बारे में हमने एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ा था, यानी कि बैक्टीरियल डिसीज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं वायरस डिसीज की। वायरस डिसीज को हिंदी में कहा जाता है बेटा विषाणु जनित रोग। तो भैया इस चैप्टर में हमने वायरस डिसीज यानी कि विषाणु जनित रोग भी कंप्लीट कर लिया है। वायरस की संरचना कैसी होती है, वायरस आप सभी को पता है लिविंग्स और नॉन लिविंग्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है, यानी कि सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होती है। सबसे पहले वायरस की खोज किसने की, सबसे पहले खोजा गया वायरस कौन सा है, वायरस से कौन कौन सी बीमारी होती है। मैं कह रहा हूँ कि वायरस से आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर करवाए। वायरस से लगभग होने वाली 20 से 22 बीमारियों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था पर्सनल एक क्लास में, और हर रोज बताता था बेटा आपको मैं वायरस से होने वाली बीमारियों के बारे में। जैसे कि मैं अभी आपको बता देता हूँ वायरस से कौन कौन सी बीमारी होती है। एड्स बहुत ही फेमस बीमारी है बेटा, जो कि एक वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, इसके बाद में जीका वायरस, इसके बाद में भैया आप कह सकते हो चिकन पॉक्स, उसके बाद में स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, जर्मन मीजल्स, वायरल हेपेटाइटिस, जेनाइटल हर्पस, उसके बाद में स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, निपाह वायरस फ्लू, आप कह सकते हो इन्फ्लुएंजा, इबोला, मम्प्स, कॉमन कोल्ड, पोलियो, रेबीज, सार्स, ये सभी जितने भी बीमारियां हैं बेटा ये सभी वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। तो वायरस डिसीज के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। उसके बाद में हमने पढ़ा था बेटा फंगल डिसीज के बारे में। फंगल डिसीज यानी कि कवक जनित रोगों के बारे में। ऐसे रोग बेटा जो कवक के कारण पैदा होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है कवक जनित रोग। मैंने आपको पढ़ाया था बेटा कवक माइक्रोब्स होते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव होते हैं, मुख्य रूप से त्वचा में इन्फेक्शन करते हैं, जैसे कि रिंगवॉर्म, दाद बेटा एक कवक के कारण होने वाली बीमारी है। इसके बीज खाज एक बेटा कवक के कारण होने वाली बीमारी है। बाल्डनेस, गंजापन जो आता है बेटा वो एक कवक के कारण पैदा होने वाली बीमारी है। कहने का मतलब जो गंजापन होता है उसका एक मुख्य कारण कवक भी होता है। उसके अलावा अस्थमा, जिसे आप दमा रोग कहते हो, एथलीट फुट डिसीज या एथलीट फुट रोग, फुट डिसीज, एथलीट फुट डिसीज या एथलीट फुट डिसीज, ये दोनों एक ही बीमारी है बेटा। तो ये 5 बीमारी मैंने आपको कवक से होने वाली बीमारियों में पढ़ाया था। तो कवक डिसीज भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं, फंगल डिसीज भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम पढ़ रहे हैं बेटा प्रोटोजोनल डिसीज। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्रोटोजोनल डिसीज, यानी कि प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ऐसे रोग बेटा जो प्रोटोजोआ के कारण होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है प्रोटोजोआ जनित रोग। इसमें मैंने लगभग आपको 5 बीमारियों के बारे में पढ़ा दिया है। कौन कौन सी बीमारी हमने पढ़ ली है? तो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी जितनी भी है उन सभी के बारे में मैं आपको पढ़ा देता हूँ, यानी कि मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। और फिर हमने कौन कौन सी बीमारी पढ़ ली है। और अब आज की इस वीडियो में हम बेटा पायरिया रोग के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। प्रोटोजोआ से होने वाली जो पहली बीमारी है बेटा वो है मलेरिया। ये पता है आपको, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर से फैलती है ये बीमारी, मैंने आपको पढ़ाया था। दूसरा है बेटा स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस डिसीज। इस रोग को मैंने निद्रा रोग भी कहा गया है भैया, बताया था आपको कि इसको निद्राकारी रोग या निद्रा रोग भी कहा जाता है। ये सीसी फ्लाई, सीसी मक्खी से फैलने वाली बीमारी है। नंबर तीसरा एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस डिसीज, या फिर इसी रोग को फाइलेरियसिस, फाइलेरियसिस डिसीज भी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? एलिफेंटियासिस डिसीज या फिर इसी रोग को फाइलेरियसिस डिसीज कहा जाता है। हिंदी में हाथी पांव रोग कहा जाता है। ये मादा क्यूलेक्स मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। नंबर चौथा काला आजार,
या फिर दमदम फीवर, इसे काला बुखार भी कहते हैं, दमदम बुखार भी कहते हैं इस रोग को। ये भी एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, ये बालू मक्खी से फैलने वाली बीमारी है भैया, ये बात को आपको ध्यान रखना है। और 5 नंबर पर हमने डायरिया पढ़ लिया भैया, और 6 नंबर पर आज हम पायरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। और लास्ट एंड फाइनल प्रोटोजोआ से होने वाली जो 7वें नंबर की बीमारी है एमोबियासिस, इसके बारे में बचा हुआ है, तो इसके बारे में आपको कल करवा दिया जाएगा। उसके बाद में बेटा हमारा बैक्टीरियल डिसीज कंप्लीट हो गए पहले से ही, वायरस डिसीज कंप्लीट हो गए, फंगल डिसीज कंप्लीट हो गए, प्रोटोजोनल डिसीज भी कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम बेटा अनुवांशिक रोग पढ़ेंगे, यानी कि जेनेटिक डिसीज पढ़ेंगे एक एक करके। इतनी बात क्लियर है। और आप सभी को पता है बेटा, हम 1 फरवरी से एक बैच स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको 1-2 दिन में टाइम बता देता हूँ। आज 27 फरवरी हो चुकी है। रेलवे में बायोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको फेसबुक पर भी और बेटा यूट्यूब पर भी करवाने वाला हूं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपने फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फेसबुक पेज का, वहां जाकर भी देख लेना भैया, क्योंकि वहां पर भी अब वीडियो डाला करूंगा मैं रोज। यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो बायोलॉजी, और फेसबुक पेज पर भी पढ़ सकते हो। और भैया इंस्टाग्राम पे जो है वहाँ पर भैया आपको रील शॉर्ट वीडियो देखने को मिलेगी। इतनी बात क्लियर है। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई इतनी? ओके भैया, आशा करता हूँ आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हें मैं मिटा देता हूँ। और बेटा अब हम पढ़ते हैं पायरिया रोग के बारे में। मिटा दो इसको। ओके गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे बारे में भी बता देता हूँ। मेरा नाम रवि है और मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जरूर चेकआउट करें। एक महत्वपूर्ण बात है, मैं हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं, जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है, या फिर बेटा उस क्वेश्चन को आगे पूछे जाने की संभावना होती है। हर रोज 100, 200, 300, 400 स्टूडेंट उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। आप भी अगर उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी, और आपके एग्जाम में बेटा वो क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाते हैं। इसलिए अगर आप हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में नहीं जुड़ते हैं तो भैया जुड़िए। 1 फरवरी से हम सब चीज का टाइम फिक्स करने वाले हैं, मैं आपको बता दूं बेटा। और अब तक हमने जो टाइम फिक्स किया है, कहीं ना कहीं सेटलमेंट बैठ नहीं पा रहा था हमारा, क्योंकि गड़बड़ी होती थी बेटा। गड़बड़ी क्या होती थी? तो पहले वाईफाई की प्रॉब्लम थी। वाईफाई या तो सेटअप हो नहीं पा रहा था तो उसका वायर बार बार चूहा काट देते थे, कभी कभी लाइटिंग की प्रॉब्लम आ जाती थी। लेकिन धीरे धीरे अब हमने बेटा सारा का सारा ही काम नया कर दिया है, और रिंग लाइटें मंगा ली है ताकि आपको क्लियरिटी भी देखने को मिले। वाईफाई का काम भी अभी सुचारू रूप से बिल्कुल सही है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो जल्दी ही हम उनमें सुधार करेंगे। और भी हमने हमारी बहुत सारी दिनचर्या में भी सुधार किया है, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो उपलब्ध करा सके हम। बहुत सारी मेहनत चल रही है, आपके लिए रेलवे का बैच लेके आ रहे हैं। तो भैया प्लीज जुड़ जाइए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि फायदा ही फायदा है। हम आपसे 1 रुपये भी नहीं ले रहे हैं, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास जो हम वीडियो बनाते हैं, जो हम वीडियो अपलोड करते हैं, उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। इसलिए सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं भैया। और अपने दोस्तों के पास भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। आगे देखिए बेटा, पायरिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मैंने कहा पायरिया एक प्रोटोजोनल डिसीज अर्थात प्रोटोजोआ जनित रोग है, यानी कि ऐसा रोग है बेटा जो प्रोटोजोआ के कारण होता है। उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है भैया जिसके कारण आपको पायरिया रोग होता है? तो उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? तो उस प्रोटोजोआ का नाम है भैया, उस प्रोटोजोआ का नाम है एंटामोइबा जिंजीवलिस। एंटामोइबा जिंजीवलिस ये एक प्रोटोजोआ है बेटा, और इसी प्रोटोजोआ के कारण आपको ये पायरिया रोग होता है। एंटामोइबा जिंजीवलिस
ये एक प्रोटोजोआ है और इसी प्रोटोजोआ के कारण आपको पायरिया होता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पायरिया जिस प्रोटोजोआ से होता है उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है। तो भैया ये है एंटामोइबा जिंजीवलिस। ठीक है, जो प्रोटोजोआ का नाम होता है आपको पता है वही भैया आपका पैथोजन होता है, वही आपका रोगजनक होता है। अब ये रोगजनक है क्या, तो जनक का मतलब होता है, हर बार बताता हूं, जन्म देने वाला, जन्म देने वाला। और रोग का मतलब होता है बेटा बीमारी। तो जो बीमारी को जन्म देता है वो होता है बेटा पैथोजन, वो होता है रोगजनक। अब ये कोई भी माइक्रोब्स हो सकता है भैया, माइक्रोब्स का मतलब होता है कोई भी सूक्ष्म जीव हो सकता है, ये कोई वायरस हो सकता है, ये कोई बैक्टीरिया हो सकता है, ये कोई फंगस हो सकता है और ये कोई प्रोटोजोआ हो सकता है। तो जिसके कारण आपको बीमारी होती है बेटा वही होता है आपका पैथोजन, वही होता है आपका रोगजनक। तो इस पायरिया का रोगजनक क्या है भैया, तो ये प्रोटोजोआ है और इस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, एंटामोइबा जिंजीवलिस। तो पायरिया के पैथोजन का या रोगजनक का नाम पूछे तो भी आपको यही बताना है, एंटामोइबा जिंजीवलिस। और बेटा प्रोटोजोआ का नाम पूछे, पैथोजन का नाम पूछे, रोगजनक का नाम पूछे, आपको यही चीज बतानी है। इतनी बात क्लियर है। पैथोजन क्या होता है, जो बीमारी को जन्म देता है। वो माइक्रोब्स हो सकता है बेटा पैथोजन, कोई वायरस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई फंगस, कोई प्रोटोजोआ, ये सभी बेटा माइक्रोब्स होते हैं, ये सभी सूक्ष्म जीव होते हैं। कोई ऐसा माइक्रोब्स जो आपको बीमारी करे, जो आपके शरीर में बीमारी पैदा करता है, वो होता है पैथोजन, वो होता है रोगजनक। इतनी बात क्लियर है। किससे फैलती है भैया ये बीमारी, तो वेक्टर यानी कि वाहक जो बीमारी को फैलाता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों को संचारित करने वाले जीवों को वेक्टर कहा जाता है। यही लाइन आपसे पूछी गई थी एसएससी में कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों को संचारित करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, तो बेटा वेक्टर कहा जाता है, वाहक कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है। तो बेटा किससे फैलती है ये बीमारी, ये फैलती है भैया प्रदूषित भोजन व फल से। प्रदूषित भोजन, अगर गंदा भोजन करते हो आप या फिर फल खाते हो सड़ा गला, तो बेटा ये प्रोटोजोआ आपके शरीर में पहुंच सकता है और आपको पायरिया हो जाएगा। अब ये पायरिया करता क्या है, यानी कि ये प्रोटोजोआ हमारे शरीर में आकर के क्या करता है, तो इसके सिम्टम्स देख लीजिए भैया। इसके मुख्य सिम्टम्स क्या है, तो आपके जो मसूड़े होते हैं उन मसूड़ों में सूजन आ जाता है, उन मसूड़ों में सूजन आ जाता है, मसूड़ों में ब्लड भी आ जाता है बेटा, मसूड़ों में ब्लड आ जाता है, ब्लीडिंग होने लग जाती है, मसूड़ों में ब्लीडिंग होने लग जाती है। आपके मुंह में गंदी स्मेल आती है, मुंह में गंदी स्मेल आती है भैया इसकी वजह से। एक बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था कि भैया जो पायरिया रोग होता है, इस पायरिया रोग का संबंध किस अंग से है, किस ऑर्गन से है, तो बेटा इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो बेटा प्रभावित अंग होता है आपके दांत, क्योंकि दांत जो होते हैं वो हमारे मसूड़ों में धसे हुए होते हैं। दांत जो होते हैं बेटा वो हमारे मसूड़ों में धसे हुए होते हैं। जब मसूड़ों में सूजन आ जाएगा, इस रोग में मसूड़ों में ब्लीडिंग होगी, तो आपके दांतों की जो जड़ है बेटा वो कमजोर हो जाती है। तो इसमें प्रभावित अंग कौन सा हो जाएगा, दांत। क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे की एग्जाम में कि जो पायरिया रोग है, इस पायरिया रोग का संबंध निम्न में से किस अंग से है, तो बेटा दांतों से ही। इतनी बात क्लियर है। यही आपको याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर के पास और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इस चैप्टर में से एग्जाम पूछने में। क्योंकि वायरस से होने वाली बीमारियों से आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों से और भी बहुत सारी बीमारियां हैं उनसे पूछा जा सकता है, कवक से होने वाली बीमारियों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अनुवांशिक रोगों से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये 5 ऑप्शन होते हैं और सबका ही अच्छा स्कोप है। तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो बेटा इतना ही आएगा, जितना मैंने आपको पढ़ाया है इससे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। जितना पूछा गया है उतना मैंने सारा का सारा ये आपको बता दिया है। अब सिर्फ प्रोटोजोआ से होने वाली सिर्फ हमारी एक बीमारी बची हुई है बेटा, जिसके बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कल की वीडियो में। कल भैया हमारा ये प्रोटोजोनल डिसीज कंप्लीट हो जाएंगे।
इतनी बात क्लियर है। फिर हम बेटा अनुवांशिक रोग स्टार्ट करेंगे, जेनेटिक डिसीज स्टार्ट करेंगे। 7 से 8 दिन में बेटा उनको समाप्त कर देंगे। उसके बाद में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट बेटा लगभग 50 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा चैप्टर। तो आप सोच सकते हो कि अगर हमें एक ही चैप्टर को लगभग 2 महीने में कंप्लीट करा रहे हैं तो फिर भैया हमारा कंटेंट कैसा होगा। एक बार आप जुड़िए हमारे साथ बेटा, एक बार आप हमारी संपूर्ण वीडियो को देखिए, तब जाकर के आपको एहसास होगा कि हम कैसा कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं। क्या आपके एग्जाम में वास्तव में क्वेश्चन मिलते हैं या नहीं मिलते। मैं आपको बता दूं बेटा, एक बार ये पूरी 50 क्लास होने के बाद में रेलवे की कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे आपकी एग्जाम में रेलवे और एसएससी में, गारंटी है बेटा अगर एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चला जाना। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन होते हैं आपकी परीक्षाओं के, तो बेटा फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।